said that 20 to 25% of carbon dioxide it is binded in the form of carbaminohemoglobin. ठीक है, how this binding takes place, it depends upon the partial pressure of the carbon dioxide, and you know that the partial pressure of carbon dioxide is more in the tissues and less in the alveoli. Other factors which interfere, तो उसमें वो कहते हैं कि partial pressure of oxygen जो है वो इसमें interfere कर सकता है. ठीक, इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो CO2 जो है उसकी बाइंडिंग में फेवरेबल होता है, एंड टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे कैसा रहेगा. ठीक, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताई हुई हैं. अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसके अंदर आपको इक्वेशन रिवर्सिबल मैनर में होते हुए दिखाई गई है. तो देखो CO2 और H2O जो जब कार्बोनिक एसिड से ब्रेक होने के बाद बनता है, CO2 और H2O वो जो पार्ट है वो कहाँ पर होता है, एल्वेओलाई के अंदर होता है. ठीक बेटे, और जो बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस आपको बताए हुए हैं वो एक्चुअली जो है वो टिश्यूज के अंदर हो रहा है. टिश्यूज में कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा थी, CO2 की, इसीलिए वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म ले सकी और कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन की फॉर्म ले सकी. अब नीचे देखिए, आपको पैराग्राफ के अंदर इजीली पता लग रहा है, एट द टिश्यू साइट where the partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood. ठीक है बेटा, CO2 डिफ्यूज हो जाएगी इजीली ब्लड के अंदर. दो चीजें उसे उठाएंगी वहां पर, आरबीसीज किस फॉर्म में लेंगे CO2 को, कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन की फॉर्म में, एंड दूसरा जो प्लाज्मा है वो किस फॉर्म में लेगी, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में. ठीक बेटे, पर एल्वेओलाई पे क्या होगा, एल्वेओलाई पे PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर CO2 का लो है और रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगी. तो इसलिए वहां पे एल्वेओलाई में जाके जो कार्बोनिक एसिड बनी है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसका ब्रेकडाउन होकर CO2 और H2O रिलीज हो जाएगा. और इस तरह से वो कहते हैं कि टिश्यू लेवल पे तो CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होता है. पर एल्वेओलाई जो है उसमें CO2 रिलीज हो जाएगी और इस तरीके से CO2 जो है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इट गोज आउट. ठीक बेटे, लास्ट वाली लाइन देखिए, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स, ठीक है, 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 इन द एल्वेओलाई. क्लियर. अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन. तो इस पे देखो 2 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा सीधे ही. ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट, तो उसमें देखो आपको बताया हुआ है कि हमारी जो बॉडी टिश्यूज हैं उनकी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपकी जो बॉडी है उसमें कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूरल सिस्टम आपका जो है उसको कंट्रोल करता है. ठीक, थर्ड लाइन पे देखिए, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, एंड दिस सेंटर इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीथिंग रेट. ठीक है, उसी के साथ वो कहता है कि आपके ब्रेन में भी जो आपका पोन्स वेरोलाई वाला रीजन है वहां पे भी एक सेंटर प्रेजेंट है जिसका नेम है, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की जो फंक्शनिंग है उसको मॉडरेट कर सकता है. ठीक बेटे, तो कई बार आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि हम रन करके आते हैं, रन करते समय हमारा ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट हो रखा होता है, और उसके बाद व्हेन यू सिट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए आप बैठ जाते हैं, तो आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो कुछ इंटरवल के बाद जो है नॉर्मल हो जाता है. तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड आपके पोन्स वेरोलाई में प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक बेटे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किस तरह से करते हैं इतना काम, तो वो आपको बताया हुआ है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन. तो जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हैं उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है. ठीक, बिसाइड दिस वन अनदर सेंटर इज प्रेजेंट नोन एज कीमोसेंसिटिव सेंटर व्हिच इज सिचुएटेड जस्ट एडजेसेंट टू योर रिदमिक सेंटर. और ये रिदमिक सेंटर के पास में जो प्रेजेंट कीमोसेंसिटिव सेंटर है, एरिया है, वो क्या करता है, इट इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, CO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है और हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर ये काम करता है. तो देखो नीचे क्या लिखा है, इंक्रीज इन दीस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर. अगर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा. देखो कैसे, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन आपके सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर बढ़ गई है, दिस मींस देयर रिमूवल मस्ट बी रिक्वायर्ड. ठीक बेटे, तो मोर एंड मोर CO2 जो है वो कौन पिक करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस पिक करेंगे या फिर कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन पिक करेगा.
और कहाँ लेके जाएंगे, एल्वोलाई के पास लेके जाएंगे और उसका क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि CO2 इज अ हार्मफुल गैस, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसलिए वो कहते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो है वो करवाता है ये कीमोसेंसिटिव सेंटर रिदमिक सेंटर के साथ मिलकर। ठीक बेटे, फिर इसके देखो अलावा आपका जो आयोटिक आर्क है, जहाँ पे आपका आयोटा प्रेजेंट है वहां पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जो CO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन जो है उसमें जो भी चेंजेस होती है, ठीक है, उसको इजीली क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उसके बाद जो है नेसेसरी सिग्नल्स जो है वो रेडमिक सेंटर के पास भेजे जाते हैं, ताकि उसके लिए जो भी उन्होंने प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है वो इजीली की जा सके। क्लियर बेटे? तो 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1 रिदमिक सेंटर प्रेजेंट है, जो बॉडी टिश्यूज के डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है। पॉन्स वेरोलाई में कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, तो आपको बताया कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। इसके अलावा और कौन इन्वॉल्व है, कीमोसेंसिटिव एरिया इन्वॉल्व है, जो क्या चीजें नोट करता है, CO2 की कंसेंट्रेशन और H+ आयंस की कंसेंट्रेशन, और उनका अपटेक करवाता है ज्यादा से ज्यादा CO2 और H+ आयंस का उसके रिमूवल के लिए। एंड लास्ट में आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है और जो आपके हार्ट में आयोटा है वहां पे भी वो कहते हैं कि CO2 एंड H+ आयंस की कंसेंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करके उसके लिए प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो 3 डिसऑर्डर्स बस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्थमा इज अ वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है। व्हाट द पेशेंट फील इन दिस काइंड ऑफ डिजीज, तो इट इज अ काइंड ऑफ ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस नहीं ले पाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको इजीली सांस नहीं आता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड इसके अलावा वो कहते हैं कि जो ब्रोंकाई एंड जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती है, उनका स्वेलिंग हो जाती है, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल, हीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज देयर, ठीक है। सेकंड देखिए एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें कि alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased, ठीक है। alveoli जो है उसकी वो कहते हैं कि वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है कि alveoli की जो सरफेस है वहीं से क्या होना था, गैसियस एक्सचेंज होता है। alveolar वॉल जो है उसमें डैमेज होने से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं होगा, और ये उन लोगों के अंदर होगा जो ज्यादातर स्मोकिंग करते रहते हैं, ठीक बेटे। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नेम से ही पता लग रहा है, देखो ऐसे डिसऑर्डर हैं जो किसी ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, तो उसमें अलग अलग तरह की डिजीजेज आती है, जैसे कुछ लोग जो है वो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, पत्थर काटने वाली इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो जब भी वो कहते हैं कि हाई वेलोसिटी मशीन्स के जरिए स्टोन को क्रश किया जाएगा या उनकी ब्रेकिंग होगी, तो उसमें से जो भी रेजिड्यू है वो उड़ के फ्यूम्स की फॉर्म में चला जाएगा लंग्स के अंदर, और वो डस्ट इकट्ठा होने लग जाएगा लंग्स में, तो उस वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। इसके अलावा देखो एक जनरल सा एग्जांपल तुम अपनी डेली लाइफ में हर रोज देख रहे हो, सर्दियों के टाइम, ठीक है, तो रुई वगैरह डालते हैं ना, कॉटन से फिलिंग करते हैं, तो उन लोगों को भी उनके भी इस तरह की डिजीज हो जाती है। तो 2 डिजीजेस यहाँ पे होती हैं, इसका नेम नहीं बताया हुआ। एक एस्बेस्टोस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको एस्बेस्टोसिस डिजीज हो जाती है, और जो सिलिका से रिलेटेड फैक्ट्रीज में काम करते हैं, चाहे स्टोन क्रश कर रहे हैं, इसी तरह का कुछ और सीमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, तो उनको सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है, ठीक बेटे। तो होता क्या है कि लंबे टाइम तक कहता है कि इस तरह के डस्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, और अंदर जो है फाइबर्स की फॉर्म में जो है ये चीजें इकट्ठा होने शुरू हो जाती हैं, जिससे लंग्स जो है वो डैमेज होते हैं। तो आप पुराने टाइम में जो वर्कर्स होते थे ना वो सीधे ही अपना काम किया करते थे, बट आप उनको जो है मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस, ठीक बेटे। कपड़ा बुनने वाले जो वर्कर्स हैं उनमें भी ये डिजीजेस रहती हैं, क्लियर बेटे? वेरी इजी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के सारे क्वेश्चन तो भी आते हैं। देखो, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट आंसर बता सकता है। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? हाँ जी, निशान बोल रहे हो, जोर से बोलना बेटे, घर वाले बच्चों को पता लग जाए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी,
The maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. Yes. और कितनी रहेगी? It includes expirated reserve volume, tidal volume, and inspirated reserve volume. कुछ कंसेंट्रेशन दी हुई है इसकी? नहीं दी हुई। उसके साथ एक और क्वेश्चन है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाइटल कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? इसके अलावा वो हमें लंग डिजीजेस के बारे में भी जब उसका क्लिनिकली एनालिसिस किया जाता है ना, तो उससे हमें लंग डिजीजेस जो है उसके बारे में पता लगता है और उसके बेसिस पे जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक बेटे, वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक, तीनों का सम होता है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का, आईआरबी। और सिर्फ इसके सिग्निफिकेंस में ये लिखेंगे कि हमें लंग डिसऑर्डर्स के बारे में इससे जानकारी मिलती है और उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो पॉसिबल है। हाँ जी, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर हम नॉर्मल तरीके से भी सांस लेते हैं तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर फिर भी बना रहता है? रेजिडुअल वॉल्यूम है, बताओ कितना है? यस, वेरी गुड, 1100 से 1200 मिलीलीटर रहता है। ठीक बेटे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वोलायर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों कि गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो सिर्फ एल्वोलायर रीजन में ही होता है और बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं हो सकता, रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी और पार्ट में नहीं हो सकता। एल्वोलाई के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है? थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन है एल्वोलाई की, जिसमें से इजीली गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। ठीक है बेटे? यस बेटे, एनी अदर स्टूडेंट who want to give the answer? Those who are sitting at their home, आंसर में आपने लिखना है थिन मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वोलाई इज सूटेड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। ठीक, यही इसका मेन कारण है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है ओनली। व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2? देखो, हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा आपको कहता है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? बाइकार्बोनेट आयंस करते हैं, जो पार्शियल प्रेशर CO2 का टिश्यूज के अंदर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम अमाउंट में CO2 जो है उसको बाइकार्बोनेट आयंस लेके जाएंगे और सेकंड नंबर पे कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। किस फॉर्म में लेके जाएगा? कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लेके जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो स्टेबल होंगी विद इन द ब्लड वेसल्स एंड जब इन्हें टिश्यूज में जो बाइंडिंग होनी है डिफ्यूज होने के बाद ब्लड वेसल्स में, वो बाइंडिंग स्टेबल होगी क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज के अंदर ज्यादा होगा। पर जैसे ही एल्वोलाई में पहुंचेंगे डिसोसिएशन हो जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगी और द रिलीज इज CO2 है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इट गोज आउट। ओके बेटे, आप सोच के जवाब देंगे व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर as compared to those in the alveolar air। पहले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखो कि एटमॉस्फेरिक एयर में एल्वोलायर एयर के कंपैरिजन में बताइए कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होगा? क्यों? एल्वोलाई के साथ एटमॉस्फेरिक एयर को कंपेयर कर रहे हैं, हाई होगा हमेशा, एटमॉस्फेरिक एयर में तो हाई होगा ना। और दूसरा तो पार्शियल प्रेशर CO2 का। अब करेक्ट ऑप्शन दोनों के बेसिस पे चुनना है आपने। सेकंड वाला करेक्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो हायर होगा पर पार्शियल प्रेशर CO2 का लोअर होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वोलाई में ज्यादा होगा। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इंस्पायरेशन मींस ब्रीथिंग इन। ठीक बेटे, वेरी इजी। ब्रीथिंग इन के दौरान क्या होगा? देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द respective gas. The partial pressure of oxygen is more in the air and less in the lungs. ठीक है, how the pressure becomes less in the lungs सारा कुछ बताएंगे उसके अंदर। लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कैसे कम हो गया? by the contraction of the diaphragm, by the contraction of the intercostal muscles,
by the uplifting of the ribs. As a result, what happened? Thoracic chamber increases. Thoracic chamber increase, so lung cavity also increases, and there is a decrease in the pressure. As a result, the air that is rich in oxygen, it comes out in the lungs. ठीक, and the alveoli of the lungs, they get saturated with this air. ठीक बेटे, तो मसल्स के बारे में लिखना मत भूलना, सिंपली नहीं लिखना है अपने जैसे पहले छोटी क्लास में लिखते थे. हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड, अभी बताया, सारी चीजें बारी बारी आ जानी चाहिए. फर्स्ट रिदमिक सेंटर के बारे में लिखेंगे, सेकंड नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में लिखेंगे, ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है वो भी लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में, फोर्थ लिखेंगे आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी के बारे में. 4 पॉइंट बन जाएंगे हमारे. ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. यस, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर CO2 का कहां पर हाई होगा, सेल्स और टिश्यूज में हाई होगा. ठीक बेटे, उसके बेसिस पे हमने आंसर देना है कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज मोर, ठीक है, as it is more in the cells and tissues, so what happen, the oxyhemoglobin which is a stable निशान. हाँ जी, कोई नहीं, ठीक है बेटे, which is stable. हाँ जी, हाँ जी प्लीज. ठीक, ओके बेटे. तो पार्शियल प्रेशर CO2 का is more in the cells and tissues, and as a result what happen, the dissociation of the oxyhemoglobin, it takes place in the cells and tissue, and oxygen it gets free and hemoglobin it also gets free, and because of more partial pressure of CO2 in the cells and tissue, this free hemoglobin now binds with carbon dioxide and form carbaminohemoglobin. ठीक है. सेकेंडली, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कहते हैं कि अगर सेल्स और टिश्यूज के अंदर कम है और CO2 का ज्यादा है तो दूसरे दो जो हैं वो भी उसके फेवर में है. बाइकार्बोनेट आयंस भी इसीलिए बन जाएंगे क्योंकि वहां पे H+ आयंस की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है, और H+ आयंस के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पर, ठीक है, रेगुलेट करेगा उसके कंसेंट्रेशन को. कहाँ पे पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल. अब ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. एक टर्म तुमने 8th क्लास में पढ़ी थी, एक्लिमेटाइजेशन, पढ़ी है. एल्टीट्यूड सिकनेस सुनिए कभी, सुना है. ठीक बेटे, देखो बहुत ही इजी सी बात है. वो कहते हैं कि व्हेन द पर्सन क्लाइंब अ हिल, तो ब्रीथिंग रेट तो ऑब्वियसली कैसा होगा, फास्टर होगा. ब्रीथिंग रेट फास्टर है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर मतलब आरबीसी के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पिक कर रहा है. ओके, पर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होगा, ब्रीथिंग रेट जो है फास्ट होने की वजह से, ठीक बेटे, हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा. तो देखो हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन भी क्या है ब्लड के अंदर, एक लिमिटेड अमाउंट में है, आरबीसीज के कंसेंट्रेशन भी लिमिटेड अमाउंट में है. तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हाट यू फील, आप वहां पे कैसे फील करने लग जाते हैं कि आपको अच्छे से सांस नहीं आ रही है हाई एल्टीट्यूड पे. पर थोड़े टाइम तक जब आप उस हाई एल्टीट्यूड पे बने रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक नेसेसरी एडजस्टमेंट कर लेती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन. ठीक है, ACCLIMATIZATION, एक्लिमेटाइजेशन. क्या होता है इसमें, आपकी बॉडी क्या अडेप्टेशन करती है, वो अपने आरबीसीज का नंबर बढ़ा देती है. ठीक है, तो आरबीसीज का जो नंबर है आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है. बताइए आरबीसी का नंबर बढ़ने से क्या होगा, more and more hemoglobin is there, and more hemoglobin if it is free then it binds with more and more oxygen. वैसे तो ऑक्सीजन हमेशा हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होगी, कम होगी, पर जितनी भी है ना, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो वो उसको क्या करेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू फील गुड. ठीक है, आपका ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल हो जाएगा. पर दिस प्रॉब्लम इज नॉट विद दोज पीपल हु आर लिविंग इन द माउंटेन्स. बताओ क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी आरबीसीज का नंबर ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमेशा उसी तरह की कंडीशन में रहते हैं. तो ये सिर्फ उस पर्सन के लिए है जो प्लेन से जाके माउंटेन पे पहुंचा है, और अगर माउंटेन या हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं तो उसमें ये एडेप्टेशन पहले से ही बनी हुई है. ठीक बेटे, ये जनरल नॉलेज बेस्ड था, उन्होंने इसलिए डायरेक्ट डाला हुआ है क्योंकि ये तुमने पता नहीं 7th या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा. व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट. पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट जो है इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं.
ट्रैकिया होते हैं, और आपको बताया था कि these ट्रैकिया आर एक्चुअली द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग ओपनिंग्स which are in continuity with the exterior or the surroundings, and the openings of these tracheas are known as spiracles. और इन स्पाइरकल्स के जरिए इनके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है. ओके स्टूडेंट, डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो आपको ये बताता है कि हीमोग्लोबिन की कितनी अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की. ठीक बेटे, और उसके बाद देखो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ हो जाएगी बड़ी इजीली. कहां पर, एल्वोलाई के अंदर. पर डिसोसिएशन कहां पर होगा, डिसोसिएशन कहां पर होगा, सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर होगा. और ऐसा शेप कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये बताता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि बाइंडिंग जो है वो होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. अगर कंडीशंस जो हैं इंटरफेयर करती हैं, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं, तो ये बाइंडिंग जो है वो स्टेबल नहीं रहती. फिर आप लिखेंगे कि सिग्मोइड कर्व जो है उसमें इनिशियली आपको ये बताया गया है कि देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद oxygen molecule at the initial stage, but when more and more oxygen molecule that comes near to hemoglobin, the hemoglobin molecule pick up the oxygen at a faster rate, so there is an exponential increase in the binding. And later what you observe, when all the hemoglobin molecule they get saturated with oxygen atoms and no more hemoglobin is free, then फिर ये क्या हो जाएगा, एकदम से स्टेबल स्टेट ले लेगा ग्राफ. वही पूछा देखो सेकंड पार्ट में, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइड पैटर्न. कहते हैं कि उसके सिग्मोइड शेप के पीछे क्या कारण है वो समझाना है आपने. ओके बेटे, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया, ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड. क्या होता है हाइपोक्सिया, चैप्टर में कहीं नहीं दिया हुआ, बट समटाइम्स वो कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट आपके बॉडी पार्ट्स को जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाता है, उस वजह से आप रेस्टलेस फील करते हैं. ठीक है, उसके कई मेजर कारण हो सकते हैं. सपोज यू आर नॉट टेकिंग द आयरन रिच डाइट, इन दैट केस द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ योर्स इज लो इन योर बॉडी. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लाइंब्स वगैरह मतलब स्टेयर्स वगैरह क्लाइंब करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी. पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी सी स्टेयर्स क्लाइंब की है एंड आफ्टर दैट बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो वो आपका एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है. तो adequate amount of oxygen, if it is not supplied to your body parts according to their demand, you are suffering from the disease known as hypoxia. So many factors they are lying behind that. Okay बेटे, तो lack of adequate oxygen supply to the whole body, ये सिर्फ इसके अंदर लिखेंगे. तो इसका कारण ये होता है, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड सेल्स और टिश्यूज की ज्यादा होती है, पर ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती. उस केस में आपकी बॉडी डिमांड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है हाइपोक्सिया की. ओके स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश करना है. सारी डेफिनेशंस बुक में दी हुई हैं, बस उनको हम यहाँ पे लिखेंगे. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी. एक चीज याद रखिएगा, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर सभी का हम सम कर देंगे तब हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिलती है. ठीक बेटे, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी ह्यूमन इन अ, 1 घंटे के अंदर निकालना है ह्यूमन के अंदर टाइडल वॉल्यूम कितना होगा. पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है और कितनी उसकी वैल्यू है एक हेल्दी पर्सन के लिए. एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को देखो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन. ठीक है, जब आप बिल्कुल भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं करते, सिंपली सांस लेते हैं, तो उस दौरान जो है कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है इंस्पायर्ड इन और एक्सपायर्ड इन होती है, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. और हेल्दी पर्सन के लिए कितना है, 500 मिलीलीटर है. ओके बेटे, तो यहाँ पे देखो टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर. रेस्पिरेटरी रेट उसने आपको पूछा है, तो पर मिनट के अंदर 12 के आसपास आपका रेस्पिरेटरी रेट रहता है. तो टाइडल वॉल्यूम 1 घंटे में हमने निकालना है, तो आपको पता है कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट रहेंगे, 60 रहेंगे. टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500, इंटू कर देंगे 12 से, पर मिनट के अंदर ब्रीथिंग रेट 12 के आसपास रहेगा, तो 500 इंटू 12 इंटू 60 मिनट. और इसको कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर कुछ आ जाएगा लगभग 360,000 के आसपास इसका कुछ आंसर आ जाएगा. ठीक बेटे,
क्लियर है? अब ये चैप्टर की रीडिंग आज ही आपने कर लेनी है। रिपब्लिक डे मनाने के बाद सभी बच्चे रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और उसी दिन फिनिश कर देंगे रिपब्लिक डे के साथ ही। ठीक है, वेस्ट नहीं जाने देना है किसी ने।